रिश्तों की मधुरता के लिए संबोधन का मधुर होना आवश्यक है। गुड इवनिंग, मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल करोना फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम एंड टॉर्सनल पेंडुलम, सरल लोलक, संयुक्त लोलक और मरोड़ी लोलक क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। हेडिंग लगाइएगा सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक। सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक। क्या होता है सरल लोलक? जब किसी भारहीन एवं लचीली डोरी के एक सिरे से भारी गोलक, जिसको बॉब बोलते हैं, BOB, जब किसी भारहीन एवं लचीली डोरी के एक सिरे से भारी गोलक को बांधकर दूसरा सिरा दृढ़ आधार से अटैच कर दिया जाता है, तो यह व्यवस्था सरल लोलक कहलाती है। ठीक है, डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम बना लीजिए। ये भारी गोलक है, ठीक है, और ये भारहीन मासलेस और फ्लेक्सिबल जो है डोरी है, आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। इसकी लेंथ हम ले रहे हैं, L लेंथ ले रहे हैं, ये L लेंथ की हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये जो व्यवस्था है ये कहलाती है आपकी सिंपल पेंडुलम, और ये इस पोजीशन को A नाम देते हैं, इस पोजीशन को, और ये कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब इस बॉब को, गोलक को डिस्प्लेस कर दें इधर साइड में, किसी तरफ, इधर या इधर, और रिलीज कर दें डिस्प्लेस करने के बाद, तो ये इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेशन करने लगेगा। इस तरीके के ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं? सिंपल ऑसिलेशन या सरल दोलन कहते हैं यहाँ पर, या ये क्या कहते हैं? दोलन करने लगेगा। दोलन करते हुए किसी समय, मान लेते हैं इसकी पोजीशन कहाँ पर है, कहीं यहाँ पर पोजीशन है, और उस पोजीशन को हम B नाम दे रहे हैं, ठीक है। दोलन करते हुए किसी समय पोजीशन हम मान लेते हैं कि B पर है, तो ये पोजीशन यहाँ पर आ गई, ये B पोजीशन हो गई बॉब की। स्ट्रिंग की लेंथ अब भी वही L ही है, और B पोजीशन पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से थीटा हमने ले लिया, और B पर इसका जो वेट होगा वो mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब हम क्या करें, ये डिस्टेंस कितनी होगी? देखो ये एंगल थीटा है, ये लेंथ कितनी है? L है, तो साइन थीटा लगाते हैं तो ये लेंथ हम निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी L साइन थीटा। अब जब ये गोलक इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा होगा तो इस पर एक लग रहा होगा प्रत्यानयन कपुल, रिस्टोरिंग कपुल या रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा होगा। तो रिस्टोरिंग कपुल कितना होगा या रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा? टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, और रिस्टोरिंग है इसलिए माइनस लगाएंगे। टॉर्क क्या होता है? फोर्स, और जिसके अबाउट हम टॉर्क ले रहे हैं वहाँ से फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जहाँ से ये हैंग किया गया है सस्पेंशन पॉइंट, इसके अबाउट लेंगे, तो यहाँ से ये जो वेट है mg, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? L साइन थीटा। ये वेट क्या है? mg है। तो क्या हम रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा? mg L साइन थीटा। यदि थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर। साइन थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे थीटा से फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो ये फार्मूला बन जाएगा टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस mg L थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 आपको चाहिए। फिर देखो, जिन्होंने अगर नहीं देखा है रिजिड बॉडी डायनामिक्स या रोटेशनल मोशन वाला वीडियो, वो देख सकते हैं, आपका रोटेशनल मोशन वाली प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जो टॉर्क होता है टाउ, वो होता है I अल्फा, यानी टाउ इज इक्वल टू क्या होगा आपका? टाउ होगा
अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सलरेशन है, और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, तो इसका डबल डेरिवेटिव अगर हम कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें मिल जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस एज्यूम की है, कोई भी स्ट्रिंग मासलेस नहीं होती है, ये बता देता हूँ। ठीक है, और ये मासलेस मानी है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कंसीडर नहीं करेंगे। बॉब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, जहाँ से ये स्ट्रिंग फिक्स्ड है उस एक्सिस के अबाउट बॉब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है L, मास कितना बॉब का है m। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेसिक डिफिनेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो I की जगह हम लिख सकते हैं m L स्क्वायर, और अल्फा क्या है, डबल डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का, तो इसको लिख सकते हैं d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 के एक साइड इक्वल है, दूसरे साइड हम इक्वल कर दें और वहाँ से एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगी। तो हम ये साइड इक्वल करने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से। उम्मीद है क्लियर दिख रहा होगा। अब ये दोनों साइड हम इक्वल करेंगे और इक्वल करके देखो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, दोनों जब इक्वल करेंगे 1 और 2 तो हमारे पास आएगा m L स्क्वायर d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mgl थीटा, माइनस mgl थीटा। एक साइड में करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, तो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस g अपॉन l थीटा इज इक्वल टू 0। ये थीटा में सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। थीटा के कोफिशिएंट को हम ओमेगा स्क्वायर एज्यूम कर लेंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगी d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 हम बोल दें इसको। याद करो कभी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी और वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी ही आती थी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती थी, जिस वेरिएबल में होती थी उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को ओमेगा स्क्वायर मानते थे, फिर टाइम पीरियड के लिए t इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा फार्मूला यूज़ कर लेते थे। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम में, किसी भी टाइम में 2 पाई अपान ओमेगा जोड़ने पर ऑब्जेक्ट फिर से उसी पोजीशन में आ जाता है जिस पोजीशन पे t टाइम पर होता है, यानी 2 पाई अपान ओमेगा एक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी। इसलिए टाइम पीरियड का फार्मूला निकलेंगे t इज इक्वल टू कितना, 2 पाई अपान ओमेगा। तो जब हम ओमेगा की वैल्यू रखेंगे अंडर रूट जी अपान एल, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। अब देखो एल जितना ज़्यादा होगा टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा होगा, यानी जो स्ट्रिंग है जिससे हमने हैवी बाब को हैंग करके सिंपल पेंडुलम अरेंज किया है, तो वो स्ट्रिंग की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो यह यूँ कह लें हम कि जो इफेक्टिव मास है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इफेक्टिव मास जितनी दूरी पर होगा टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा होगा। इससे रिलेटेड अक्सर एक क्वेश्चन आता है आपका कंपटीशन में कि कोई गर्ल है जो कि किसी झूले पर बैठी हुई है, झूला झूल रही है, यदि वो खड़ी हो जाए तो झूले के टाइम पीरियड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, घट जाएगा या टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो देखो जब गर्ल बैठी हुई है तो इफेक्टिव मास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ज़्यादा दूरी पर है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इफेक्टिव मास ज़्यादा दूरी पर होगा। और जब वो खड़ी हो जाएगी तो इफेक्टिव मास, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर उठ जाएगा,
जब गर्ल खड़ी होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाएगी तो इफेक्टिव लेंथ घट जाएगी, तो टाइम पीरियड भी क्या है, घट जाएगा। ठीक है, इतना नोट करिए, नोट कर लीजिए। देखो सिंपल पेंडुलम की कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं वो देखो, एक एक करके पॉइंट हम बता रहे हैं, आप चाहो तो नोट कर सकते हैं या दोबारा प्ले करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल पेंडुलम में देखो हमने क्या माना है कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ये कैसी है, मासलेस है। कोई भी स्ट्रिंग मासलेस नहीं होती है, मास उसका बहुत कम हो सकता है बट मासलेस नहीं होगी कोई स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग अगर मासलेस नहीं है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था उसमें जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में m आया है वो केवल बॉब का मास रखा है, इस स्ट्रिंग का मास उसमें कंसीडर नहीं किया है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, एक्चुअल टाइम पीरियड कैलकुलेटेड टाइम पीरियड से क्या होगा, डिफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस होती नहीं, इसका कुछ मास होगा, यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला आएगा वो उसमें स्ट्रिंग का भी मास होना चाहिए, जो कि हमने कंसीडर नहीं किया है। तो ये इसकी डीमेरिट्स हो गई, पहली कमी हो गई। दूसरी कमी देखिएगा आपका कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगुलर जो लीनियर मोशन के साथ साथ एंगुलर मोशन भी हो रही है, यानी जो थीटा है डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत कम है लेकिन है तो कुछ। तो लीनियर मोशन के साथ साथ क्या हो रहा है, एंगुलर मोशन भी हो रही है और इसको भी टाइम पीरियड कैलकुलेट करते समय कंसीडर नहीं किया गया है। तो ये भी डीमेरिट्स है सिंपल पेंडुलम की। तीसरी डीमेरिट्स देखो कि जिस मीडियम में ये ऑसिलेशन कर रहा होगा उस मीडियम का कुछ रेजिस्टेंस होगा और वो रेजिस्टेंस इन ऑसिलेशंस को क्या करेगा, अपोज करेगा। इस बात को भी कंसीडर नहीं किया गया है टाइम पीरियड कैलकुलेट करते समय। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि इसकी कमी है, क्या है, जब ये बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है, जैसे ये इक्विलिब्रियम से इस तरीके से ऑसिलेशन कर रहा होगा, तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तो यहाँ बॉब जो कि हैवी है स्ट्रिंग के कंपैरिजन में, तो वो पहले मूव कर जाता है और स्ट्रिंग उसके बाद मूव करती है। यानी जो बॉब यानी गोलक है एक्सट्रीम पोजीशन पर, गोलक की जो मोशन है वो स्ट्रिंग के रिलेटिव होती है, यानी गोलक पहले आगे बढ़ता है, स्ट्रिंग बाद में बढ़ती है। इस बात को भी कंसीडर नहीं किया गया है। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं किसकी, सिंपल पेंडुलम की। तो इन डीमेरिट्स को रिमूव किया गया एक नए टाइप का पेंडुलम के साथ और उसका नाम है कंपाउंड पेंडुलम या संयुक्त लोलक। ठीक है, तो अगली हेडिंग रहेगी आपकी संयुक्त लोलक या कंपाउंड पेंडुलम। जल्दी से हेडिंग लगाइए, कंपाउंड पेंडुलम। तो हेडिंग लगा ली होगी आपने, कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, क्या होता है कंपाउंड पेंडुलम? कंपाउंड पेंडुलम में सिंपल पेंडुलम की जो भी डीमेरिट्स हैं वो सारी रिमूव हो जाती है। सारी डीमेरिट्स जो सिंपल पेंडुलम की थी वो कंपाउंड पेंडुलम में रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो हेडिंग है आपकी कंपाउंड पेंडुलम संयुक्त लोलक। संयुक्त लोलक क्या होता है, एक ऐसा रिजिड ऑब्जेक्ट होता है, दृढ़ वस्तु होती है जो किसी ऊर्ध्वतल में क्षैतिज एक्सिस के अबाउट ऑसिलेशन के लिए फ्री होती है। यानी संयुक्त लोलक एक ऐसी दृढ़ वस्तु होती है जो किसी क्षैतिज अक्ष के परितः ऊर्ध्वतल में गति करने के लिए फ्री होती है। Compound pendulum is a rigid object. Compound pendulum is a rigid object which is free to move in vertical plane about an horizontal axis. The horizontal axis should pass through a mass point of rigid object. यानी जो horizontal axis है वो दृढ़ वस्तु के किसी बिंदु द्रव्यमान से गुजरनी चाहिए। डायग्राम देख लीजिए इसे।
ये हमने क्या किया है, ये कोई रिजिड ऑब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है, सीधा बनाइएगा, ठीक है, रिजिड ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है। ये एस पॉइंट से हमने इसको हैंग कर दिया है और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है। एस से जी के बीच की जो दूरी है वो एल है। एस सस्पेंशन पॉइंट है जहां से हमने रिजिड बॉडी ऑब्जेक्ट को हैंग किया है, जी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एस और जी के बीच की दूरी एल है, ठीक है। अब क्या किया गया, ये पोजीशन हम ए नाम दे रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब इसको हम एक तरफ डिस्प्लेस करते छोड़ देंगे तो ये इक्विलिब्रियम ए वाली पोजीशन के अबाउट क्या करने लगेगा, ऑसिलेशन करने लगेगा। ऑसिलेशन करते हुए किसी टाइम पर मान लिया इसकी पोजीशन बी पर है, इसकी पोजीशन कहाँ है, बी पर है, थोड़ा सा इसको ऊपर और बढ़ा देते हैं। ऑसिलेशन करते हुए किसी टाइम पे ये इस पोजीशन पे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ गई है, डिस्टेंस ये अभी कितनी होगी, एल ही होगी, और ये ये एंगल कितना है, थीटा हमने मान लिया, ये कितना एंगल हमने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा है, और यहाँ पर इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये l है, ये थीटा है, साइन थीटा लगाएंगे तो ये हो जाएगी l साइन थीटा, यानी ये डिस्टेंस हो गई l साइन थीटा। अब देखो इसके लिए जो रेस्टोरिंग कपुल लग रहा होगा या रेस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो कितना लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू लिखेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके अबाउट टॉर्क लेंगे, एस पॉइंट सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट। तो क्या हम कह सकते हैं, देखो टॉर्क क्या होता है आपका, जिस पॉइंट के अबाउट लेते हैं टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या तो हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं उस पॉइंट से फोर्स की, या हम क्या करते हैं डिस्टेंस लेते हैं तो परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट ले लेंगे आपका। तो फोर्स यानी आपका क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। तो टाउ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेस्टोरिंग कपुल जो चाहिए होगा जिसके कारण क्या है ये ऑसिलेशन कर रहा होगा वो कितना होगा, माइनस रेस्टोरिंग है इसलिए माइनस साइन mg l साइन थीटा, mg ए और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से l साइन थीटा। थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को हम फिर क्या लिख लेंगे, थीटा लिख लेंगे। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स रेस्टोरिंग टॉर्क हो गया हमारा माइनस का mg l थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमें पता है कि टॉर्क तो होता है आई अल्फा, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई अल्फा, या इसी को हम लिख सकते हैं आई d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर देते हैं, एक साइड इक्वल है दूसरा साइड इक्वल कर लेते हैं, फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, तो हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं, ये साइड इक्वेट करिए और इक्वेशन बनाइए। जब हम इन्हें इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिएगा ध्यान से, हमारे पास मिलेगा आई d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का mg l थीटा, राइट। एक तरफ लाएंगे आई से डिवाइड करेंगे, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, तो ये बनेगा आपका d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस mg l अपॉन आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब ये इक्वेशन नंबर 3 थीटा में सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े थे तो ऐसे ही सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आई थी। तो जिस वेरिएबल में इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसके कोफिशिएंट को हम ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं।
तो यानी ये इतना पार्ट ओमेगा स्क्वायर बोल देंगे, फिर t इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा अप्लाई कर देते हैं। t इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा क्या है, टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि किसी भी टाइम में 2 पाई अपान ओमेगा जोड़ने पर फिर से हमें वही डिस्प्लेसमेंट मिलता है जो t टाइम पर होता है। ठीक है, तो क्या हम करें, इसको ओमेगा स्क्वायर सपोज कर लें, इसको ले लें ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d2 थीटा अपान dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम टाइम पीरियड चाहिए होगा, तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा अप्लाई कर दीजिए इस पर, तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा अप्लाई कर दें। नोट कर लीजिए, इतना पहले नोट कर लीजिए। तो क्या देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा t इज इक्वल टू हम अप्लाई कर दें 2 पाई अपान ओमेगा, तो हमें मिल जाएगा 2 पाई और ओमेगा स्क्वायर दिस मच है, तो ओमेगा मिलेगा हमें, यानी यहाँ मिल जाएगा अंडर रूट mgl अपान आई, mgl अपान आई। नोट कर लीजिए, दिख रहा है सभी को? ठीक है, नोट करिए इतना। अब देखो, अब हमें आई की वैल्यू अगर मिल जाए तो फार्मूला टाइम पीरियड का हम निकाल लेंगे और सिंपल हो जाएगा। देखो इस एक्सिस के अबाउट ये कंपाउंड पेंडुलम क्या है, इस एक्सिस के अबाउट क्या है, ऑसिलेशन कर रहा है वर्टिकल प्लेन में। एक्सिस कहाँ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और ऑसिलेशन कहाँ हो रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में, इस प्लेन में हो रहे हैं ना, ऐसे ऐसे। तो अब देखो क्या है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट इस रिजिड ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG हो, तो ये जो सस्पेंशन पॉइंट S है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके लिख सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस कौन सी है, एक एक्सिस ये हो जाएगी, एक ये, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है L, और मास कितना दे रखा है हमने रिजिड ऑब्जेक्ट का M। तो क्या हम कहें कि अगर G से यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाली एक्सिस और वो किसके पैरेलल हो, सस्पेंशन पॉइंट से जो एक्सिस गुजर रही है इसके पैरेलल हो, तो S के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिजिड बॉडी का हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू लिख सकते हैं IG प्लस ML स्क्वायर। और यदि रेडियस ऑफ जायरेशन K हो तो IG को हम लिख सकते हैं MK स्क्वायर। तो यानी यही I हमारे पास हो जाएगा MK स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं MK स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। K क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन या विघूर्णन की त्रिज्या है। ठीक है, जिसे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं आप, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया हो। अब देखो I की ये वैल्यू टाइम पीरियड में रख देते हैं। I की जो ये वैल्यू आई है टाइम पीरियड में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे जो ये है ये पलट जाएगा, यहाँ पर जो t होगा वो मिलेगा आपका 2 पाई अपान ओमेगा। अपान ओमेगा है तो ये I जाएगा ऊपर, यानी टाइम पीरियड क्या मिलेगा हमें, टाइम पीरियड मिलेगा I अपान mgl। ठीक है, ध्यान रखा करो, 1 अपान ओमेगा है ना, ओमेगा की वैल्यू रख दी थी, 1 अपान ओमेगा की रखनी है। तो अब इस टाइम पीरियड में हम I की ये वैल्यू फिट कर देंगे। I की जब ये वैल्यू फिट करेंगे तो M से M मर जाएगा, जो बचेगा वो यहाँ नोट कर रहे हैं। ठीक है, जो बचेगा वो नोट कर रहे हैं यहाँ पर। सबको क्लियर दिख रहा होगा? अब आप क्या करेंगे, I की जो वैल्यू आई थी वो यहाँ रखेंगे, तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट में MK स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपान mgl। तो यहाँ M से M मर जाएगा, बचेगा जो, वहाँ से L कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा हमारे पास 2 पाई अंडर रूट, M से M मर गया, यहाँ से
एल से एल मर जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास के स्क्वायर अपान एल प्लस एल और अपान में जी। ठीक है, तो ये कंपाउंड पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया, जहाँ के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है, एल क्या है, सस्पेंशन पॉइंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस है। अब आपके पास ये जो टर्म आया है, ये के स्क्वायर अपान यल, के स्क्वायर अपान यल क्या है कि जो सस्पेंशन पॉइंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसी लाइन पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से के स्क्वायर अपान एल दूरी पर, के स्क्वायर अपान एल दूरी पर एक पॉइंट होगा जिसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, दोलन बिंदु। दोलन बिंदु और जो ये सस्पेंशन पॉइंट है, इनके अबाउट टाइम पीरियड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जिन लोगों ने बार पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया होगा लैब में, उन लोगों को टेबल में देखिएगा अपनी, दो टाइम पीरियड की वैल्यू ऐसी आई होंगी जो एग्जैक्टली सेम होंगी। तो वो कौन से होंगे, एक होगा आपका सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट टाइम पीरियड और एक होगा आपका ऑसिलेशन पॉइंट के अबाउट टाइम पीरियड, राइट। अब देखो ये जो टर्म है के स्क्वायर अपान एल प्लस एल, इस टर्म को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ कंपाउंड पेंडुलम इक्विवेलेंट टू सिंपल पेंडुलम। क्योंकि देखो अगर इसमें हम इसको सिंपल पेंडुलम की लेंथ से रिप्लेस कर दें तो क्या ये फार्मूला सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड जैसा हो जाएगा। तो ये लेंथ कहलाती है लेंथ ऑफ कंपाउंड पेंडुलम इक्विवेलेंट टू सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब देखो जो सस्पेंशन पॉइंट है और जो ऑसिलेशन पॉइंट है, इनके अबाउट टाइम पीरियड इक्वल होता है, इसे हम मैथमेटिकली प्रूव कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है ये किसके अबाउट लिया है हमने, ये टाइम पीरियड किसके अबाउट है, सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट है। अब अगर हम इसमें के स्क्वायर अपान एल को, के स्क्वायर अपान एल को हम सपोज कर लें एल डैश, तो यही टाइम पीरियड हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डैश प्लस एल अपान जी। ठीक है, ये कब है, ये एस पॉइंट से जब हैंग है उस समय कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड है। अब अगर हम पॉइंट ओ से हैंग कर दें, तो पॉइंट ओ से जब हैंग करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, जब पॉइंट ओ से हैंग कर देंगे यानी यहाँ पॉइंट हो गया ओ और ये पॉइंट हो गया एस, तो क्या ये डिस्टेंस ओ टू जी हो गई एल डैश। ओ टू कितनी, के स्क्वायर अपान एल है ना, ओ से जी, जी से ओ की डिस्टेंस कितनी थी, के स्क्वायर अपान एल, जिसको हमने एल डैश लिया था। तो क्या ये डिस्टेंस हो गई एल डैश, तो ये डिस्टेंस कितनी, जितनी डिस्टेंस ये होती है उसका के स्क्वायर अपान एल गुना ये डिस्टेंस होती है। तो क्या ये डिस्टेंस हो जाएगी के स्क्वायर अपान एल डैश, ये हो गई के स्क्वायर अपान एल डैश, जी से एस की। तो क्या टाइम पीरियड का फार्मूला ओ के अबाउट जो होगा वो हो जाएगा, ओ के अबाउट जो टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट के स्क्वायर अपान एल डैश प्लस एल डैश अपान जी। ये किसके अबाउट है, जब ऑसिलेशन पॉइंट से हैंग किया गया है कंपाउंड पेंडुलम को। ठीक है, अब देखो के स्क्वायर अपान एल, यहाँ दिख रहा होगा सर, इधर दिख रहा होगा, अच्छा के स्क्वायर अपान एल को हमने एल डैश माना है, तो क्या के स्क्वायर मिल जाएगा एल डैश इंटू एल। तो के स्क्वायर की जगह एल डैश इंटू एल रखेंगे तो एल डैश पर जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2 पाई और अंडर रूट में एल प्लस एल डैश अपान जी। ये टाइम पीरियड आया है ऑसिलेशन पॉइंट से जब हैंग किया, और ये टाइम पीरियड है जब सस्पेंशन पॉइंट से हैंग किया था। क्या दोनों टाइम पीरियड इक्वल है, दोनों टाइम पीरियड इक्वल है। इसका मतलब है ऑसिलेशन पॉइंट और सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट टाइम पीरियड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अगली हेडिंग डालते हैं, नोट करिए जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिया होगा। तो बड़े दिनों के बाद क्लास हो रही है, ठीक है, नोट करिए, टेंशन नहीं लेने का, सारे टॉपिक कवर होंगे, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो
टॉप 10 में है, नहीं टॉप 20 में है। ठीक है, अब आपका अगला जो टॉपिक होगा वो होगा टॉर्सनल पेंडुलम या मरोड़ी दोलक। तो हेडिंग लगाएंगे टॉर्सनल पेंडुलम या मरोड़ी दोलक। दिख रहा होगा, उम्मीद है दिख रहा होगा सबको। ठीक है, तो टॉर्सनल पेंडुलम या मरोड़ी दोलक क्या होते हैं पहले समझते हैं, फिर लिखते हैं। ठीक है, चलिए डायग्राम बना देते हैं आपका पहले। टॉर्सनल पेंडुलम क्या होता है कि यदि किसी भारी वस्तु जैसे डिस्क है, क्यूब है, इसको किसी तार के एक सिरे से अटैच कर दिया जाए और तार का दूसरा सिरा दृढ़ आधार से फिक्स कर दिया जाए, तो ये अरेंजमेंट कहलाता है मरोड़ी दोलक। जैसे हमने यहाँ एक डिस्क ली है और डिस्क के सेंटर से तार को क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है, और फिर तार का दूसरा सिरा क्या किया है, हमने किसी रिजिड बॉडी से बांध दिया है, फिक्स कर दिया है। अब यदि इस डिस्क को हम इस तरीके से रोटेट करें ऐसे और छोड़ दें, तो ये डिस्क इस तरीके से क्या करने लगती है, ऑसिलेशन करने लगती है। इस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं टॉर्सनल पेंडुलम या मरोड़ी दोलक, और इन दोलनों को हम कहते हैं टॉर्सनल ऑसिलेशन या मरोड़ी दोलन। ठीक है, कभी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था पर यूनिट ट्विस्ट के लिए रिक्वायर्ड कपुल, एकांक ऐंठन के लिए आवश्यक बलयुग्म। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो डिस्क है इसको क्या किया हमने, थीटा एंगल से ऐंठ दिया, मरोड़ दिया और फिर छोड़ा, तो ये क्या करेगी, दोलन करेगी। तो यूनिट ट्विस्ट के लिए अगर कपुल सी चाहिए होगा तो थीटा ट्विस्ट के लिए कितना कपुल चाहिए होगा, सी थीटा। तो यानी हम कहते हैं अगर थीटा एंगल से मरोड़ने के बाद इसको हम छोड़ रहे हैं तो जो रेस्टोरिंग कपुल होगा या रेस्टोरिंग टॉर्क होगा वो कितना होगा, टाउ इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस सी थीटा। लेकिन टाउ इज इक्वल टू होता कितना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। लेकिन टाउ इज इक्वल टू होता कितना है, टाउ होता है आपका आई अल्फा, या हम कह सकते हैं आई डी टू थीटा अपान डी टी स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट कर लें, इन दोनों को इक्वेट कर लें और इक्वेट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन जिस वेरिएबल में आएगी उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम ओमेगा स्क्वायर मान लेंगे। फिर t इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा अप्लाई कर देंगे। क्यों करते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा, आप कमेंट करिए। तो यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी d2 थीटा अपान dt स्क्वायर प्लस c अपान आई थीटा इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इसमें c अपान आई को हम क्या मान लेंगे, ओमेगा स्क्वायर। c अपान आई को ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे और t इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, ध्यान रखिएगा ओमेगा की वैल्यू रखनी है। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट में ओमेगा स्क्वायर, इसको मानेंगे ना, c अपान आई को मानेंगे, एज्यूम करेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो 1 अपान ओमेगा की वैल्यू रखनी है, ओमेगा की वैल्यू है रूट c अपान आई, तो 1 अपान ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी रूट आई अपान सी। तो टॉर्सनल पेंडुलम या मरोड़ी दोलक के लिए टाइम पीरियड का ये फार्मूला मिल जाएगा। अब देखो इसमें आई कैसा रखेंगे, जैसी कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम आई रखेंगे। जैसे मान लो डिस्क है और इस समय ये एक्सिस जो है इसी के अबाउट तो ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये क्या, ये जो एक्सिस होगी ये डिस्क के सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस होगी और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो क्या डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताया जा चुका क्लास में, कितना होता है। ठीक है, कमेंट करिए जल्दी से। ऐसे ही मान लीजिए इस डिस्क को क्या करते हैं हम, ऐसे हैंग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इसको
यहाँ से हैंग कर देते हैं इस तरीके से, इसको हम ऐसे हैंग कर देते हैं डिस्क को ये। तो अब ये क्या हो जाता, क्या ये एक्सिस डिस्क के डायमीटर के अबाउट हो जाती? तो अब हम डायमीटर के अबाउट जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है वो रखते हैं यहाँ पर। तो जैसी कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रखेंगे और हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। सी क्या होता है आपको, कपुल रिक्वायर्ड पर यूनिट ट्विस्ट। सी क्या होता है, अगर हम कह दें कि ये जो वायर है इसकी लेंथ एल है और इसकी क्या है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा है, वायर की रेडियस आर है, तो कपुल रिक्वायर्ड पर यूनिट ट्विस्ट का फार्मूला आपको याद होगा कि C इज इक्वल टू क्या होता था, ईटा पाई आर की पावर 4/2L। ये कपुल रिक्वायर्ड पर यूनिट ट्विस्ट का फार्मूला है जो कि क्लास में डिस्कस किया जा चुका है। तो ये सारी वैल्यू रख लेंगे और टाइम पीरियड हम क्या करेंगे इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, किसके लिए, टॉर्सनल पेंडुलम के लिए या मरोड़ी दोलक के लिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम और टॉर्सनल पेंडुलम, सरल लोलक, संयुक्त लोलक और मरोड़ी लोलक के बारे में। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, हैव ए गुड डे।